से नहीं हुआ तो वो कोर्ट की शरण में जाते हैं। कई बार कुछ ऐसी वारदातें अस्पतालों में हो जाती हैं तो डॉक्टर अपना बचाव करने के लिए या मेडिकल स्टाफ अपना बचाव करने के लिए कहां जाए तो वो कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट जो है वो दलीलों पे नहीं चलता, सबूतों पे चलता है। तो सबूत कहां से आएगा? मेडिकल रिकॉर्ड से। वही बताता है कि उस किसी भी इंसान का इलाज हुआ था तो क्या इलाज हुआ था, वो इलाज क्यों हुआ था और उस इलाज का नतीजा क्या निकला। ठीक, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप मेडिकल रिकॉर्ड अपना मेंटेन करना शुरू कर दो। हर जिले हर राज्य के अंदर सरकारों ने अपने अपने तरीके से कुछ नियम बनाए हैं मेडिकल रिकॉर्ड के। ठीक है, हमारे यहाँ एमपी में भी रिकॉर्ड के लिए नियम बना हुआ है कि जो पीएमएलसी केसेस या एमएलसी केसेस हैं, मतलब जो पुलिस केस हैं या संभावित पुलिस केस हैं, उनकी फाइलों को जिंदगी भर संभाल कर रखना होता है, लाइफ लॉन्ग। समझ रहे? जिंदगी भर, या फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए तब हम उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे ही बर्थ रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड हमेशा संभाल कर रखने होते हैं, लाइफ लॉन्ग। ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं पेशेंट की, जो बर्थ, डेथ और पीएमएलसी से हटके होती हैं, उन फाइल्स को हमको 3 साल या 5 साल तक संभाल कर रखना होता है। अब उसका हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है। अब उसको डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, है ना? ये एक बड़ा विस्तृत सवाल है कि डिस्ट्रॉय कैसे करें, किसी को नुकसान भी ना हो, किसी का रिकॉर्ड जो होता है वो उसकी संपत्ति होता है पेशेंट की। चीजें हमेशा ध्यान रखना, मेडिकल रिकॉर्ड या मेडिकल का जो भी फाइल्स हैं वो पेशेंट की संपत्ति होती है, अस्पताल की नहीं। लेकिन अस्पताल एक कॉपी उसकी रख सकता है पेशेंट के रिकॉर्ड मेंटेन के लिए, है ना, किसी विवाद के लिए या किसी रिसर्च वर्क के लिए। ठीक है, अब बात आती है उसकी संवेदनशीलता की। ठीक, तो संवेदनशील कितना ज्यादा कि हम किसी भी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी उसकी बगैर मर्जी के किसी को नहीं दे सकते। ठीक है ना? अब किसी को हम क्यों नहीं दे सकते ये मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन अब ये बात आती है कि हम किस किस को दे सकते हैं। हम मेडिकल रिकॉर्ड उसको दे सकते हैं जो मरीज खुद है, ठीक है, या मरीज अपना लिखित दस्तावेज भेजे, एप्लीकेशन के मेरा रिकॉर्ड जो है मेडिकल रिकॉर्ड की छाया प्रति या मूल प्रति मैं इनको भेज रहा हूं, इनका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न है, कृपया इनके सपोर्ट की जाए, उसको दे सकते हैं। तीसरा, अगर कोर्ट का नोटिस आया है और उनको चाहिए तो हम उनको दे सकते हैं, है ना? इंश्योरेंस कंपनी में जो लोग क्लेम करते हैं अपने इलाज के लिए तो इंश्योरेंस कंपनी को हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आ जाए हम उसे मेडिकल रिकॉर्ड नहीं देते हैं, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसे मसलन किसी को टीबी था, एक जवान लड़के को, ठीक है, तो इलाज करवा लिया, ठीक हो गया। अब उसकी कहीं रिश्ते की बात चल रही, तो जैसा हमारा समाज की सोच है, अब मालूम पड़ जाए किसी को कि इसको टीबी हुई, उस बेचारे का रिश्ता टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई अगर HIV पॉजिटिव है और ये बात लीक हो जाए समाज में तो लोग उसको अपने पास बैठने तक नहीं देते, है ना? कोई बिन ब्याही महिला प्रेग्नेंट हो जाए और उसका रिकॉर्ड कहीं लीक हो जाए, उस बेचारे की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी किसी को, अनजान व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट की जानकारी या उसके मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देते। ठीक है, अब कोई किसी को अगर मेडिकल रिकॉर्ड अपना चाहिए हो तो कहां जाता है?
रिसेप्शन पे जाएगा सबसे पहले कि भाई मुझे चाहिए। अब रिसेप्शन स्टाफ का क्या कर्तव्य है, पहले पूछे आप कौन, बोले कि मैं उनका भाई हूं, तो नियम कहता है, मरीज ने लिख के दिया एप्लीकेशन, उसके सिग्नेचर है, आपका आईडी कार्ड अगर है एप्लीकेशन दीजिए, फिर एमआरडी में बात कीजिए, जो आपका डिपार्टमेंट है वहां का टेक्नीशियन होगा, वो उसको फाइल निकाल के देगा। ऐसे ही मरीज की जानकारी कि कई आके बोलते हैं कि साहब वो हमारे गांव के कोई भाई साहब थे, वो वहां भर्ती थे, तो वो कहां भर्ती थे, बिल्कुल नहीं पता। यदि आप उससे मिलने आए हो, आप उनके रिश्तेदार हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहां एडमिट है। आपका इस नंबर होगा, आप उनको फोन लगा के बुला दो। समझ में आया? अब ऐसा क्यों? कई बार ऐसा हादसा होता है, जैसे कि अपने पास में कोई बर्न पेशेंट आया, ससुराल वालों ने जला दिया, है ना? अब उनको बदला लेना है, अगर मान के चलो, या कुछ भी मान लेते हैं अपन, पेशेंट बच गया, बोले कि अभी दवाई दे देगा, आके चुपचाप से मार के चले जाओ, पता नहीं चला। जिम्मेदारी किसकी? अस्पताल की। असॉल्ट केसेस, मार लड़ाई झगड़े के जो केसेस होते हैं, उसमें पेशेंट एडमिट है, किसी दुश्मन जो उनके दूसरे पक्ष के लोग थे वो आए, वो उसको मार के चले गए, जवाबदारी किसकी? अस्पताल की। ठीक है ना? कोई चुपचाप से अपना इलाज करवा रहा है, वो नहीं चाह रहा कि मैं किसी को बताऊं। किसी को शक हुआ, पड़ोसी आया पूछने के लिए, भाई साहब वो हमारे यहाँ वो भर्ती थे, वो कहाँ पर यहाँ इलाज करवाने आए क्या? हम क्यों बताएं? अगर आप उनके करीबी हो तो आपको खुद पता होना चाहिए। हाँ, कोई नाम बता रहा है पेशेंट का, है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है ना, लेकिन फिर भी संदेह दिमाग में, शक रखो कि क्यों पूछना है। लेकिन उसको ऐसा भी ना लगे कि आप बिल्कुल चल बैठे, उसको काम खत्म। तो ये था कि क्या संवेदनाएं होती हैं जिनसे कि विवाद खड़े होते हैं और किसी की भी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है ना। अपने हॉस्पिटल में हमने पेशेंट राइट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्ले की हुई है, वहां मेडिकल रिकॉर्ड का उल्लेख है ना। इंटीग्रिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सीक्रेसी, ये हमको बना के चलना होगा। हमें पेपर के फोटो भी नहीं खींचने दे सकते किसी को पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड की। ठीक है ना? अब बारी आती है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड हमको डिस्ट्रॉय करना था कि 3 साल के बाद में, अब हो गया, क्योंकि इतना रिकॉर्ड इकट्ठा करके वो करते लेके हम कहां जाएंगे, क्योंकि पेशेंट की फाइल्स होती हैं, है ना, पेशेंट के पास ही होती हैं। हम वो पेपरों को बार बार पलटते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, फिर पलटते हैं, नोट करते हैं, वो भी इन्फेक्टेड होती है ना। तो उसको इन्फेक्शन को भी ज्यादा संभाल के कहां रखते हैं, फिर एक बर्डन अलग पड़ जाता है, फिर उसको बचा के रखने की टेंशन, दीमक से, चूहों से, है ना, कीट पतंगों से, सड़ने से, गलने से, ये भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो 3 साल के बाद में हमारा कर्तव्य बनता है इसको डिस्ट्रॉय करने से पहले कि हम एक पेपर में ऐड दें कि इस अवधि से लेके इस अवधि तक का मेडिकल रिकॉर्ड हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिसको भी चाहिए हो, जिस पेशेंट की भी नीड हो, वो आके वो रिकॉर्ड ले जाए, है ना। 15 दिन या 1 महीने का टाइम हम उस पेपर में डाल देते हैं कि आप इस टाइम से इस टाइम तक आके ले जाएं। जब कोई रिकॉर्ड लेने आता है तो वही मैंने कहा, एप्लीकेशन हो या वो खुद आया हो अपने पहचान पत्र के साथ में, रिकॉर्ड दिया, फाइल में एंट्री करी कि हमने इनको पूरी फाइल नहीं, क्या क्या दिया है वो, है ना, डिटेल में। क्योंकि कल को फिर वो ये बोल दे कि साहब को इसमें ना डिस्चार्ज का पेपर नहीं था, होता है ना, या वो इसमें मेडिसिन चार्ट तो आपने दिया ही नहीं, ठीक है,
ये हमारे वाइटल्स हमको नहीं दिए, वाइटल का पेपर नहीं दिया, कोई पेपर मिसिंग था इसमें, वो आपने हमको नहीं दिया, दवाइयों का पर्चा नहीं दिया, तो इसलिए वो जब देते हैं हम तो पेपर पे हमको उसको लिख के सहमति लेके और रजिस्टर में उसकी एंट्री कर लेना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि महीने भर में कोई नहीं आया, तो अब इसका भी बड़ा वो विचित्र नियम है कि हम उस रिकॉर्ड को जला नहीं सकते। पहली चीज, जलाएंगे पॉल्यूशन फैलेगा, है ना, इसलिए अब जलाना नहीं। तो फिर क्या करें, बिल्कुल बारीक बारीक उसके पीसेस किए जाते हैं, इतने बारीक कि वो अनरीडेबल, दोबारा से उसको कोई जोड़ के पढ़ ना सके। ठीक है, फिर उसकी लुगदी बनाई जाती है पानी में गलाकर, लुगदी बना के, है ना, निचोड़ के पीले कलर की पॉलिथीन में डाल के और उसके ऊपर लिख दिया जाए कि ये एमआरडी का रिकॉर्ड है, ठीक है, पर्सनलाइज किया हुआ, और फिर वो डेट डाल के उसकी फोटो लेके वो रिकॉर्ड हमको पूरा का पूरा कहाँ देते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट वाले हमारे पास में आते हैं, कचरा इकट्ठा करने वाले जो आते हैं उनको वो हैंड ओवर किया जाता है। तो वो हमको पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने कौन सी फाइलें डिस्ट्रॉय कर दी और कौन सी हैं। तो डिस्ट्रॉय करते टाइम भी हम वो एक रजिस्टर बनाते हैं कि हमने कौन कौन सी फाइलों को डिस्ट्रॉय करा गया, उसका डायग्नोसिस, नाम, पता, फोन नंबर, सारी चीजें। कल को अगर वो आए भी लेने के लिए, क्योंकि हमने पेपर में ऐड दिया था, ये उसकी कॉपी, ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक, ऐसे ही जब हम पीएलसी वाले जब लेने के लिए आते हैं, थाने से आए वहां से, तो सबसे पहले उनसे बोलोगे तहरीर दिखाओ हमें। तहरीर समझते, वो तहरीर लेके आते, पेपर पे लिखा होगा कि इस मरीज का जो आपके यहाँ भर्ती था उसके हमें वैलिड टिकट है, ये पेपर चाहिए। तो तहरीर की कॉपी हमारे पास में हो और उस पर हम लिख के दें कि हम इनको क्या क्या दे रहे हैं, जो साथ में जो हवलदार आया होगा या जो भी वहां से कर्मचारी आता है कोर्ट से, कि हमने इसको क्या क्या दिया, और वो प्राप्ति की रसीद दे, जिससे लिखे साइन करके कि हमने आपसे ये चीजें ली हैं इस दिनांक और इस समय पर, है ना, मेडिकल। अब ये कहानी यहां पर हो गई। अब इसमें इंटरनल रिसर्च वर्क कह लें या किसी की जानकारी निकालना कह लें कि कोई पेशेंट आया था, वो घर पे अपनी फाइल भूल गया, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिक आईडी यूएचआईडी मेंटेन करते हैं, वो अपनी फाइल भूल गया। अब डॉक्टर साहब को उसका पुराना वो देखना है, डिटेल, तो वो एमआरडी वालों से बोलेंगे कि यार तुम मुझे एक फाइल निकाल देना, ये पेशेंट का डिटेल है। तो जब ये फाइल वो पेशेंट को डॉक्टर साहब को देंगे तो एक रजिस्टर में लिखेंगे कि डॉक्टर साहब का नाम, वो फाइल, वो पेशेंट का नंबर, नाम, कि ये हमने डॉक्टर साहब को दी, रीजन क्यों दी, पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए, या कुछ इनकम्प्लीट था उसे कंप्लीट करने के लिए। अब पेशेंट की फाइल, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो वहां से फाइल एमआरडी में जब जाएगी तो उस फाइल को कंप्लीट मेंटेन करने और करवाने का काम किसका, नर्सिंग स्टाफ। वहां ये बहाना नहीं चलता कि सब डॉक्टर साहब ने नोट्स नहीं डाले, चलो नहीं डाले थे आपने डलवाए, तो उसके वाइटल्स प्रॉपर करना और पेशेंट की पूरी फाइल कंप्लीट होने का जिम्मेदारी हमारी होती, मतलब नर्सिंग स्टाफ की। वो जाएगा एमआरडी टेक्नीशियन को फाइल देगा, एमआरडी टेक्नीशियन पूरी फाइल उसको पलट के देखेंगे, अगर कंप्लीट होगी तो वो सिग्नेचर करके रिसीविंग लेके अपनी फाइल रख लेगा, और अगर इनकम्प्लीट है तो वो फाइल वापस आपको हैंड ओवर कर देगा और रजिस्टर पे साइन लेगा कि फाइल कंप्लीट करवा के लेके आओ। लेकिन आपके पास भी कुल 24 घंटे होते हैं उस फाइल को कंप्लीट करवा के वापस एमआरडी में रखने के लिए, है ना, क्योंकि किसी और के हाथ में वो फाइल नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब जो एमआरडी का रूम है उसकी भी कुछ कहानी है कि वो कैसा होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, है ना, उसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड
ये 3-3 महीने में उसका छिड़काव करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें दीमक ना लगे, चूहे ना कुतर जाए। उसके अंदर एक फायर सिलेंडर हमेशा लगा हुआ होना चाहिए, एक फायर अलार्म लगा हुआ होना चाहिए, और बाहर गेट पर लिखा हो कि इस एमआरडी रूम के खुलने और बंद होने का टाइम क्या क्या है, और उसके बाद में इसके अंदर एंट्री करने की राइट्स किस किस के पास में। तो एक ऑथराइजेशन लेटर लिखा हो और उस पर डायरेक्टर साइन किए हुए, इन लोगों को अथॉरिटी दी गई है मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर जाके मेडिकल रिकॉर्ड निकालना, इसके अलावा और किसी को परमिशन नहीं है। ये एमआरडी, अब एमआरडी इतनी खास तो हो गई है ना, कि इसमें डॉक्टरों के लिए पेशेंट की डिटेल मिलती है, कानून के लिए रिकॉर्ड मिलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए रिकॉर्ड मिल जाते हैं। अगर पेशेंट अपना रिकॉर्ड घर पे भूल के भी आ जाए तो पुरानी बीमारी जानना हो तो उसके लिए उसको रिकॉर्ड मिलते हैं, है ना। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट को क्या मिल रहा है, अगर ईमानदारी से मेडिकल रिकॉर्ड से अगर डेटा निकाला जाए तो हम इसके अंदर से बहुत सारे क्वालिटी इंडिकेटर निकाल सकते हैं। मसलन कोई मरीज कितने दिन तक भर्ती रहा, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है, एवरेज बेड ऑक्यूपेंसी रेट कि हमारे यहाँ कितने पलंग भरे रहते हैं, कितने प्रतिशत, ठीक। फिर उसमें कोई पेशेंट पलंग से गिर गया है, उसका मेडिकेशन एरर कि जो हमने गलतियां करी दवाई देने में, है ना, किसी की मेडिसिन किसी को लगाना, गलत मेडिसिन लग जाना, एडवर्स इफेक्ट हो जाना, इसकी डिटेल एमआरडी से मिलती है। तो वो महीने दर महीने उसका डेटा निकाल सकते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो क्या करें और कम करने के लिए हम क्या करें, है ना। फिर निर्लिप्स्टिक इंजरी आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, किसी की सुई किसी को लग जाए, उसकी भी एंट्री उसमें होती तो वो डेटा हमको मिल जाता है ना। वैब का डेटा मिलता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का डेटा हमको उससे मिलता है, ठीक है। बेसिकली 4 एचआई होते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है एसएसआई, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, दूसरा होता है वैब, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तीसरा होता है क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, चौथा क्या होता है, देखो मैंने 3 बताया, एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वैब, फिर क्लैप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, चौथा क्या, कॉटी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये 4 इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो आइडेंटिफाई होने में टाइम लग जाता है और प्रॉपर अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो पेशेंट की जान चली जाएगी, इसका डेटा। तो ऐसे कुल मिला के 50 से ऊपर डेटा निकलते हैं, लेकिन वो निकलेंगे कब, जब एमआरडी टेक्नीशियन के पास पूरा डेटा हो और एमआरडी टेक्नीशियन उतना अक्लमंद हो, ठीक। तो ये है मेडिकल रिकॉर्ड की सीवियरिटी। अब बात आती है कि जो हम बात कर रहे थे हमारा फायदा क्या, कितने पेशेंट एक साल में हमारे पास एडमिट रहे, उसका डेटा, हर महीने कितने पेशेंट हमारे पास में किस बीमारी से एडमिट रहे उसका डेटा। अब उसको हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के डेटा से, है ना। कितने मरीज जनवरी में आए थे, किस बीमारी से आए थे पिछले साल, इस साल कितने आए, किस बीमारी से आए, ठीक है। फिर साल भर हम ये डेटा भी हम देख सकते हैं क्या किसी एक प्रांत से हमारे पास में रेगुलर पेशेंट आ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम एड्रेस भी लिखते ना, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। जब वो बात पता चल जाती है तो फिर हमको आसानी होती है कि यार उस एरिया में जाके तो देखें, किसी डॉक्टर से मिलना है या हमको वहां पर कैंप प्लान करना है ताकि वहां का पेशेंट हमारे पास आ सके, ठीक है।
फिर सीजनल बीमारियों को पता चलता है यार कि ये इस टाइम पे डेंगू चलता है, इस टाइम पे मलेरिया चलता है और इस टाइम पे सर्जरीज ज्यादा होती हैं, तो प्लानिंग में इजी हो जाता है हमारे लिए, है ना। क्योंकि जैसा खान पान है, जैसी दिनचर्या चल रही है लोगों की, जैसा मौसम हो रखा है, तो बीमारियां कम नहीं होने वाली। लेकिन अनुमान बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सर्दी के टाइम पे हार्ट अटैक के और उसके पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास में लगते ही, है ना। अब हम सोचे कि यार पता तो है ही नहीं कि अब ये पेशेंट आने वाले हैं, तो मेडिकल स्टोर वाले को भी तो खबर करना होती है कि भाई ये दवाइयों की रेंज मेंटेन करके रखना, नहीं तो रात को 12 बजे कोई पेशेंट आया है ना, अब उसे ऑक्सीजन लगना था लेकिन हमारे पास में नहीं, है ना, तो वो कहां से मिलेगा? डेटा है हमारे पास, तो मेडिकल रिकॉर्ड इसलिए भी जरूरी है। बिजनेस ग्रोथ पता कैसे चलेगी, है ना, ग्रोथ पता चलेगी तभी तो संस्था चलेगी, वरना संस्था कैसे चल पाए। तो बस आज का यही कहानी थी कि मेडिकल रिकॉर्ड को संभाल कर रखना क्यों जरूरी है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई ऐसी चीज थी शायद जो नहीं होना चाहिए थी, वो हो गई, और हमारे कोई स्टाफ उसने फोटो खींच ली उसकी और वो ले जाके उसने दूसरी जगह पे दिखा दिया। अब सामने वाला हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ये भी होता है कई बार, है ना। ठीक है, हम उससे बच सकते हैं। प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड होगा तो हमारे ऊपर कोई कितना भी प्रेशर डाल ले, कोर्ट केस कर ले, हम सही हैं, क्योंकि हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड प्रॉपर है ना। इस मेडिकल रिकॉर्ड में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा भी, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कंसेंट मतलब सहमति, है ना। लेकिन यहां कंसेंट लेने वाला और देने वाला दोनों आइडेंटिफाई हो। हमारे बहुत से ऐसे फॉर्म है जहां हम कंसेंट लेते हैं, सहमति लेते हैं, लेकिन वहां एक ही इंसान के साइन होते हैं। नहीं है तो सर अपने आप से अपन खुद अपने हाथ से उस पर साइन करना शुरू करवा दो, है ना। इन कंसेंट देने वाला जो सहमति दे रहा है पेशेंट खुद, अगर वो होश में है तो, पेशेंट अगर होश में है, वो कंसेंट उसकी खुद की लेना क्या बोलते हैं कानूनी तौर पे उसी की कंसेंट मानी जाती है। पेशेंट होश में नहीं हो या कंसेंट देने की हालत में नहीं हो तब किसी और की कंसेंट लगती है, ध्यान रखना। नहीं तो एक केस हुआ था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के कंसेंट पे साइन किए उनके बेटे ने। जब वो ठीक हुए उन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि भैया ये डॉक्टर की और मेरे बेटे की मिली भगत थी, इस वजह से ने मेरा ऑपरेशन करा, वरना मैं तो करवा ही नहीं रहा। फंस गए बेटे और डॉक्टर दोनों, है ना। मैटर खतरनाक। ठीक है, एक जगह एक डॉक्टर साहब थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उन्होंने अपने एक दोस्त के पिताजी की सर्जरी की, किस नाते कि मैं इनकी जान बचा लूंगा, है ना। लेकिन उन्होंने कंसेंट नहीं लिया अपने दोस्त से। बात आई गई हो गई, कुछ दिनों के बाद में वो दोस्त आया उनका, बोलता है यार वो डॉक्टर साहब एक काम करो, मेरे को जरा वो पेपर दे दो उसकी फोटोकॉपी, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना है। वो लेके गए, जब लेके पहुंचे उसने सीधे वकील को दिखाया, वकील ने बोला इसको तो गैर इरादतन हत्या का केस लगता है। कोर्ट केस फाइल, और डॉक्टर साहब क्या करें। ठीक है, बेचारे हाई कोर्ट से हार गए हैं, वो 10 साल की सजा हुई उनको, अब सुप्रीम कोर्ट में गए। तो यहाँ ये भी देखना है कि मेरे रिश्तेदार है कौन है, भैया फॉर्मेलिटी पूरी करो, है ना। कितना खर्चा, उसका कंसेंट, हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, उसका कंसेंट। ठीक है, अपने देखो ना, पेशेंट एडमिट हुआ, जनरल कंसेंट, आम तौर पे कंसेंट, आप अपनी मर्जी से यहाँ इलाज के लिए भर्ती हुए हो, है ना। आप जिस कमरे में ठहर रहे हो उसका इतना रेंट है, साइन करो आपकी सहमति से। ठीक, आपको आईसीयू में लिया है तो हमारे पास आईसीयू का भी कंसेंट है कि आईसीयू क्यों ले रहे हैं,
आपको वेंटी लगाना पड़ सकता है, आपको मॉनिटरिंग की जरूरत है, आपको ऑक्सीजन लग सकता है ना, आपको सेंट्रल लाइन लग सकती है, आपको सीपीआर की जरूरत पड़ सकती है, मतलब हाई ट्रीटमेंट, क्रिटिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने पास लिखा हुआ है दोनों भाषाओं में। कंसेंट, किसी को खून चढ़ा रहे हैं, ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो कंसेंट है ना, देने वाला मरीज, लेने वाला डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने ध्यान रखना, डॉक्टर का, ठीक। एडमिट करते टाइम ड्यूटी डॉक्टर चल जाता है, ठीक है, लेकिन सर्जरी और एनेस्थीसिया में सर्जन का ही कंसेंट लगता है और एनेस्थेटिक का ही कंसेंट लगता है ना, कि प्रोसीजर किसने किया और किसने करवाया, और उनकी साक्ष्य कौन था, विटनेस हमारे पास में डिजाइन किया हुआ है। हम अगर किसी की ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहे हैं और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में अगर सेरोलॉजी है ना, या एचआईवी टेस्ट है, एचबीएसजी टेस्ट है, तो इसका भी कंसेंट लगता है, क्योंकि बगैर किसी की परमिशन के आप ये कुछ टेस्ट है जो आप नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी प्राइवेसी खुलती है और हमारे समाज में इसको टैबू के रूप में लिया जाता है ना, कंसेंट, ठीक है। अब ये सारे के सारे कंसेंट, डिस्चार्ज, उसकी मेडिकल की डिटेल है ना, इन्वेस्टिगेशन की डिटेल, उसकी पूरी फाइल कंप्लीट होके सेट बन के एमआरडी रूम में जाता है और एमआरडी में रख दिया जाता है, ठीक है। कोई सवाल? फिनिश? चलो, ओके, थैंक यू।